जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रयत्नों के बारे में। ये प्रयत्न होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, इनसे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं इत्यादि महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर डिस्कस किया जाएगा। जो कुछ कम महत्वपूर्ण बनते हैं उनके बारे में यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं ये प्रयत्न होते क्या हैं। दोस्तों, प्रयत्न मतलब होता है कोशिश। कोशिश यानी ट्राई करना। जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो एक प्रकार की वो कोशिश होती है, एक प्रकार की वो ट्राई यानी प्रयत्न होता है। अब ये प्रयत्न होते कितने प्रकार के हैं, सवाल ये उठता है। तो दोस्तों, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरे बाह्य प्रयत्न। अब ये जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। अब इस प्रकार से ये जगह जगह पर सवाल बनते जाएंगे और जैसा कि हम आभ्यंतर प्रयत्न पूरा समझा चुकेंगे उसके बाद में हम कुछ प्रश्नों को करेंगे। इसी प्रकार से बाह्य प्रयत्नों को समझाएंगे, उसके बाद में भी प्रश्नों को करेंगे। यानी हम तरीका बताएंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमने बताया कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये दोस्तों होते हैं स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। आइए हम बारी बारी से यहाँ पर सबको समझाते हैं। देखिए, हम सबसे पहले हम समझाएंगे यहाँ पे विवृत को। चौथे नंबर से हम शुरुआत किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से समझना सरल हो जाएगा। तो देखिए, विवृत मतलब होता है खुला हुआ। क्या खुला हुआ? दोस्तों, खुला हुआ मतलब हुआ मुख खुला हुआ। जब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख खुला का खुला ही रह जाता है उसको विवृत बोलते हैं। अब यहाँ पर आ से लेकर अ तक सब के सब स्वर आते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो स्वर आते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। तो आपको बताना है कि सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। ठीक है, अब कैसे इसको ट्राई करेंगे? देखिए, जैसे आप उच्चारण करें आ का आ या ई, उ, ए, आय। आप इनका जब उच्चारण करते हैं तो मुख खुला का खुला ही रह जाता है, इसलिए इनको विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि जितने भी स्वर होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। अब आइए इसके बाद वाले स्टेप पे यानी 5वें की बात कर लें। ये संवृत आया है। संवृत जो होता है आभ्यंतर प्रयत्न या आ का होता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि ये आ तो 2 बार आ गया है। दोस्तों, हम बता दें जैसे कि आ इससे पहले विवृत में आया है लेकिन यहाँ पर संवृत में आया। संवृत तब होगा जब आ प्रयोग की स्थिति में होगा। जब यह प्रयोग की स्थिति में आ नहीं होगा, साधारण स्थिति में होगा, तब इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। आप इसको समझ गए होंगे। जैसे कि हम सूत्रों की बात कर लें, ये जो विवृत के अंतर्गत वर्ड आते हैं इसके लिए सूत्र चलता है विवृतम स्वराणाम, यानी स्वरों के जो आभ्यंतर प्रयत्न का नाम है वो है विवृत। इसी प्रकार से जब आ प्रयोग की स्थिति में होता है उस समय इसके लिए सूत्र चलता है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया। अब यहाँ पर और भी प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यदि पेपर में आ गया आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो उसमें 4 विकल्प दिए गए होंगे, उनमें से विवृत या संवृत एक ही दिया गया होगा। अगर अलग की बात कर ले, जैसे कि वहाँ पर लिखा होगा कि आ प्रयोग की स्थिति में इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो वहाँ पर आपको विवृत नहीं लगाना होगा बल्कि संवृत लगाना होगा। तो इस प्रकार से आपने 2 को समझ लिया। अब आइए पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, स्पृष्ट स्पृष्ट जो होता है ये का से मा तक आते हैं। का से मा तक जो होते हैं 25 वर्ड होते हैं। इनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। स्पृष्ट मतलब होता है, यहाँ पर शब्द का अर्थ समझ लें। स्पृष्ट मतलब होता है छुआ हुआ। स्पृष्ट मतलब छुआ हुआ या छुआ गया या टच किया गया। जब का से लेकर मा तक इनका उच्चारण करते हैं तब ये दोस्तों मुख के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, कहीं ना कहीं छूते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है स्पृष्ट। अब ये यहाँ पे आप समझ गए होंगे। जैसे आप इस प्रकार से समझ लें कि का, आप कहें का या चा। जब आप का कहते हैं तो उस समय कंठ में जो वायु होती है वो इधर उधर स्पर्श करती है। या आप जब चा कहते हैं तो चा कहें तो तालु को स्पर्श करती है, यहाँ पर जीभ भी ऊपर स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ईषद स्पृष्ट के बारे में देखते हैं। देखिए, ईषद स्पृष्ट, ईषद माने होता है थोड़ा और स्पृष्ट माने स्पर्श करना।
दोस्तों ये जो या व रा ला होते हैं, ये दोस्तों मुख के अंदर थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको ईसत स्पृष्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि आप उच्चारण कर लें, जैसे आप पा का उच्चारण कर रहे हैं पा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके दोनों ओष्ठ आपस में मिल रहे हैं, पूरे के पूरे मिल रहे हैं, थोड़ा सा नहीं मिल रहे हैं ना, पूरे के पूरे मिल रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से ये स्पर्श हैं, इसीलिए इनको स्पृष्ट कहा गया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप उच्चारण करें या व रा ला, आप इनका जब उच्चारण करते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्पर्श करता है ना, तो इसलिए इनको ईसत स्पृष्ट कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया गया है ईसत विवृत। ईसत माने हमने कहा थोड़ा, और विवृत माने खुला हुआ। क्या खुला हुआ? थोड़ा सा मुख खुला हुआ। अच्छा, इसको आप कैसे समझोगे कि सा हा, ये जो 4 वर्ड होते हैं ये आभ्यंतर प्रयत्न, किस आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर बताना है ईसत विवृत। कैसे समझोगे इसको? देखिए इनका जब उच्चारण करते हैं आप, तो मुख जो होता है थोड़ा सा खुला हुआ रह जाता है। थोड़ा सा कैसे खुला हुआ रह जाता है? जैसे आप कहें स ह, तो जब इनका उच्चारण करते हो ना, उस समय मुख थोड़ा सा खुला हुआ रह जाता है, इसलिए इनको ईसत विवृत कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर आपने जितने भी वर्डों का उच्चारण किया है, वहाँ पर तो सभी वर्डों का उच्चारण करने में मुख खुला का खुला रह जाता है अंत में। दोस्तों हम बता दें, ये जो जितने स्वर होते हैं इनका उच्चारण करने में तो पूरे के पूरा खुला रह जाता है मुख, लेकिन जितने भी व्यंजन बचते हैं इनका उच्चारण करते समय अंत में खुला इसलिए मुख रह जाता है क्योंकि इन सभी वर्डों में आ छिपा हुआ होता है, और आ जो होता है एक स्वर होता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। आइए हम सबके सूत्रों को बता दें। जैसे स्पृष्ट वर्डों के लिए सूत्र चलता है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी स्पृष्ट प्रयत्न वे होते हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो का से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन होते हैं इनको स्पर्श बोलते हैं। ठीक है। ईसत स्पृष्ट का सूत्र चलता है ईसत स्पृष्टम अंतस्था नाम, यानी अंतस्थ वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है उसको ईसत स्पृष्ट कहा जाता है। ईसत विवृत की बात करें तो यहाँ पर सूत्र चलता है ईसत विवृतम ऊष्माणाम, यानी ऊष्म वर्णों का अर्थात सा हा, इन 4 वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह ईसत विवृत कहलाता है। इसी प्रकार से विवृत के लिए विवृतम स्वराणाम, हमने इससे पहले भी बताया था कि स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है उसको विवृत बोलते हैं। और जब यह इन्हीं में से छोटा आ जो बचता है जिसको ह्रस्व आ बोलते हैं, इसका जब प्रयोग होता है उस समय इसी का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में समझा, ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में समझा, सूत्रों के बारे में समझा। अब आप यहाँ पर अपने आप को जांचिए कि कितना आपने समझा है। देखिए जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? तो आप यहाँ पे कहेंगे कि आपने गुरुजी बताया था कि विवृत जो होता है यह सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। आप बिल्कुल सही बताए हैं। अगला प्रश्न लीजिए कि स्वरों के कितने आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं? तो स्वरों के दोस्तों 2 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, एक विवृत और दूसरा संवृत। अच्छा, अगला प्रश्न है ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो दोस्तों ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। जब पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो वहाँ पर आपको टिक करना होगा विवृत। लेकिन उसी के साथ में अगर जुड़ा हुआ हो कि प्रयोग की दशा में ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तब आप वहाँ पर टिक कीजिएगा संवृत। ठीक है। अगला दे रहे हैं प्रश्न कि स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या कहलाता है? तो आपका जवाब क्या है? स्पृष्ट। अगला हो जाएगा कि अंतस्थ वर्णों का जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनका आभ्यंतर प्रयत्न, तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईसत स्पृष्ट। और ऊष्म व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो दोस्तों ऊष्म व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न आपने बिल्कुल सही बताया होगा, ईसत विवृत। अब आइए हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर बाह्य प्रयत्नों के बारे में समझेंगे। दोस्तों ये जो बाह्य प्रयत्न होते हैं बाहर से उच्चरित होते हैं। बाहर मतलब क्या? मुख के बाहर नहीं, ये होते हैं उच्चरित मुख के अंदर ही। इनका उच्चारण मुख के अंदर ही किया जाता है, लेकिन इनको बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। अब इसको आप कैसे समझेंगे, इसको हम आपको समझाते चलते हैं। देखिए ये जो बाह्य प्रयत्न होते हैं दोस्तों, ये 11 प्रकार के होते हैं।
अब आइए बारी बारी से सबको समझाते चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दिया है वर्णों को और अलग अलग कलर में कर दिया है का से लेकर माँ तक के। आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने 5 वर्ग होते हैं, आप ये जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण अलग कलर से दिए गए हैं और बाद के 3 अलग कलर से दिए गए हैं। दोस्तों ये जो होते हैं वर्गों के पहले दूसरे वर्ण, यानी जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये और सा यानी तीनों सा, इनका जो बाह्य प्रयत्न होता है ये विवार, श्वास, अघोष तीनों होता है। ये साथ साथ में आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है दोस्तों कि विवार, श्वास, अघोष कहाँ पे होता है? तो वर्गों का पहला दूसरा वर्ण और सा इनका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष होता है। एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों, ये जो होते हैं विवार, श्वास, अघोष, इसके अंतर्गत 13 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं हमने बताया है कि हर एक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं और 2-2 वर्ण हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे और सा तीनों सा को मिला लेंगे तो कुल मिलाकर 13 वर्ण हो जाते हैं। अब एक बात यहाँ पर आपके सम्मुख क्लियर हो गई होगी। क्या क्लियर हो गई है कि जहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या सा तो वहाँ पर आपको मिला लेना है, क्लियर कर लेना कि विवार, श्वास, अघोष होता है बाह्य प्रयत्न। दोस्तों अब जितने भी व्यंजन और बाकी रह गए हैं उनको याद करना बहुत आसान हो गया। क्या आसान हो गया? क्योंकि जो तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण होते हैं और 11 लावा हा बच्चा है, इनका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होता है। क्लियर हो गया? आपको पढ़ना एक को है और दूसरा तो यूं ही पढ़ जाएगा। आपने क्या याद किया दोस्तों? एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। हमने कहा, आपने पढ़ा है कि विवार, श्वास, अघोष, इसके अंतर्गत हर एक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा और सा आएगा। ठीक है, बाकी जितने भी व्यंजन बचते हैं उसके अंतर्गत 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं। वो तीनों सभी वर्णों पर लागू होते हैं बाद वाले पे, जैसे कि संवार, नाद, घोष। ये जो संवार, नाद, घोष होते हैं इसके अंतर्गत 20 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको हमने यहाँ पर तीर के माध्यम से दिखा भी दिया है, कलर अलग कलर से कर दिया है वर्णों को कि हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण होगा और 11 अलावा हा होगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपने समझा, कितनी चीज़ों को समझा कि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से अभी और भी बाकी हैं, हम आगे समझाते चलेंगे, इतना क्लियर करवा देते हैं। देखिए आपने पढ़ा कि बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, जिनमें विवार, श्वास, अघोष पहले दूसरे वर्ण होंगे हर एक वर्ग के और सा होंगे, फिर संवार, नाद, घोष जो बाकी व्यंजन बचते हैं उन पर लागू हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो आप पढ़ते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। अब पेपर में आएगा प्रश्न कि सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, तो आपका जवाब होगा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अगर पेपर में आ गया कि सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो उनमें से वो जो 4 विकल्प दिए गए होंगे उनमें से कोई एक ही विकल्प ऐसा होगा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में से, बाकी 3 अलग के होंगे। तो आपको जो भी मिल जाएगा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में से, उसी को आपको टिक कर देना है। अब इनका प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों? इनका ज़्यादातर प्रयोग वेदों में देखा गया है, इनका उतार चढ़ाव के हिसाब से। जैसे ऊपर से उच्चारण करते हैं, अब जैसे किसी वर्ण का आप उच्चारण करते हो तो ऊर्ध्व भाग से, ताल आदि उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व भाग से यानी ऊपरी भाग से उच्चारण करते हो, तब वही स्वर उदात्त कहलाता है। और जब अधोभाग से यानी निचले भाग से उच्चारण करते हो तो इसी को अनुदात्त कहा जाता है। और जब मध्य के स्थान से उच्चारित होते हैं तो उसी को स्वरित कहा जाता है। आपको इस प्रकार से इन चीज़ों को याद रखना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये तो छोटी सी बात हो गई और 3 के 3 क्लियर हो गए कि ये जो होंगे स्वर, ये इनके जो 3 प्रयत्न होते हैं बाह्य प्रयत्न, वो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होते हैं। अब आइए हम तीसरे स्टेप और आखिरी स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर बाकी रह गया है अल्प प्राण और महाप्राण। इससे पहले आपने 3 विवार, श्वास, अघोष और 3 संवार, नाद, घोष और 3 उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 9 के बारे में समझा। जैसा कि बाह्य प्रयत्नों में से अब 9 घटा दे 11 में से तो 2 बचते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इसके लिए बहुत आसान है, यहाँ पर हमने सारणी दे दी है आपके सामने।
तो यहाँ पर है पहला वर्ग का पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड एक कलर से दिया गया है और उसके साइड में या रा लावा, यानी हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड और यारा लावा जो होते हैं ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। अब आपको इसको रटना नहीं है दोस्तों। अल्प प्राण क्यों होते हैं इसके बारे में समझिए। अल्प माने होता है थोड़ा और प्राण माने प्राणवायु। जब हम इनका उच्चारण करते हैं यानी जैसे का, चा, टा, ता, पा इनका उच्चारण करें या गा, जा, डा, दा, बा या अंगा, या, ड़ा, ना, मा इनका उच्चारण करें अथवा या, रा, ला, वा इनका जब हम उच्चारण करते हैं दोस्तों तो हमें प्राणवायु कम छोड़नी पड़ती है। इस प्रकार से इनको अल्प प्राण बोलते हैं। अच्छा, बाकी जो बच जाएंगे वो महाप्राण कहलाएंगे। कौन कौन से बच गए हैं व्यंजन? तो दोस्तों ये जो होते हैं हर एक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड ये महाप्राण होते हैं। इसके साथ साथ में आपको सा, सा, हा भी जोड़ लेना है। तो कुल मिलाकर आप इसको अगर ट्रिक से समझना चाहें तो 135 यारा लावा अल्प प्राण होते हैं और 24 सा, हा ये महाप्राण होते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आइए फिर हम इन पर आधारित प्रश्नों को बताते हैं कैसे प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है हमारा कि वर्गों के पहले और दूसरे वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं। तो वर्गों के पहले और दूसरे वर्णों के जो बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं उनको विवार श्वास अघोष कहा जाता है। यानी ये जो हर एक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है इनका बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष कहलाता है। अब ये पूरा का पूरा जो प्रश्न दिया गया है ये पूरा ऐसा ही आएगा, तब आप विवार श्वास अघोष लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है या, रा, ला, वा, हा। यहाँ पर हमने 5 वर्ड दिए हैं। कहा गया है इनके कौन से बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो आपको नाम देना संवार नाद घोष, यानी या, रा, ला, वा, हा ये जो 5 वर्ड होते हैं इनका बाह्य प्रयत्न संवार नाद घोष ये तीनों होते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न लीजिए कि चा, छा, ता, बा। यहाँ पर हमने 4 वर्ड दिए, 4 व्यंजन हैं। इनमें से आपको नाद वर्ड छांटना है। तो नाद वर्ड कौन सा हो जाएगा? आपने इससे पहले पढ़ा था कि जो नाद वर्ड होता है वो बा होता है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड नाद वर्ड कहलाएगा। संवार नाद घोष आया था ना, तो यहाँ पर बा का जो बाह्य प्रयत्न होगा वह नाद होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है अल्प प्राण वर्ड कौन से कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है। तो ट्रिक में हमने क्या बताया था कि वर्गों के 135 यानी पहले, तीसरे, पांचवें वर्ड और यारा लावा जो होते हैं ये अल्प प्राण कहलाते हैं। और आइए अगला प्रश्न दे देते हैं। जैसे कि पेपर में आपके आ जाए कि का, चा, टा, फा ये 4 वर्ड हमने दे दिया। इनमें से महाप्राण कौन सा है? तो यहाँ पर महाप्राण जो है ये फा वर्ड है। दोस्तों इसी प्रकार से आपके पेपर में भी बन सकते हैं प्रश्न। यहाँ पर हमने समूह में ज़्यादातर को बताया है, लेकिन आपके पेपर में होता क्या है, एक वर्ड दे दिया जाता है और फिर उसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा या इसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर पूछ ले कि गा का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो गा का बाह्य प्रयत्न आप क्या बताएंगे? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होगा कि संवार नाद घोष, कोई चीज़ हो इनमें से तीनों में से उसी को आपको टिक कर देना है। या विकल्पों में एक ही विकल्प के साथ में एक ही विकल्प में तीनों लिखे हुए हों कि संवार नाद घोष, तो आप गा के लिए संवार नाद घोष उस तीनों वाले का विकल्प टिक कर देना है। इसी प्रकार से अल्प प्राण महाप्राण में भी बन सकता है। जैसे आपका वर्ड आ जाए कि माँ, माँ में कौन सा बाह्य प्रयत्न है, तो माँ में बाह्य प्रयत्न या तो विकल्पों में दिया गया होगा संवार नाद घोष या तो दिया गया होगा अल्प प्राण। तो उन्हीं में से जो एक होगा, एक ही होगा, क्लियर है, तो उसी को आपको टिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पर जो कुछ बताया गया आपकी समझ में आया होगा। जो आपकी समझ में नहीं आया होगा उसको एक बार इसको फिर से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर प्रयास किया कि जो परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न बन सकते हैं उनको क्लियर कर लिया जाए। बाकी जो टॉपिक आपके हिसाब से उपयुक्त लगता है, ज़रूरत का लगता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो साथियों यदि आपको लगे कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम निरंतर लाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।